दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने लास्ट 4-5 साल के जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के पेपर हैं उनको बेस बनाया है। उसके अकॉर्डिंगली हमने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो आने वाले प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूंगा। हमारा प्रारंभ बैच स्टार्ट हो चुका है। अब इस बैच में आप अपने स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों पार्ट्स को कवर कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, और यहां पर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन इस नीचे दिए हुए नंबर से ले सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और जानते हैं अर्थक्वेक के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं अर्थक्वेक की एक डेफिनेशन है, दैट इज सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। अब सबसे पहले आपको यह समझना होगा एनर्जी होती क्या है। देखिए, आप एनर्जी के बारे में एक कॉन्सेप्ट तो जानते ही होंगे कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट ये एनर्जी जो जनरेट होती है अर्थ के अंदर, ये कैसे होती है आपको यह समझना होगा, जिससे आप अर्थक्वेक को समझ सकें। अब यहां इसके बारे में आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये 3-4 आपकी रॉक्स की लेयर है, जैसे ये ए लेयर है, बी है, ये सी है और ये डी। अब ये जो ए है ये बी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। अभी जो ए बी है ये इन टोटल सी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, और ये ए बी सी इन टोटल इस डी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। अब जब तक ये जो आपकी डी रॉक है ये इस प्रेशर को सह सकती है, तब तक ये इसको सहेगी। मतलब इसकी जितनी टेंजेंशियल स्ट्रेंथ है तब तक ये इस प्रेशर को सहन करेगी और बेंड होना शुरू कर देगी। कुछ इस तरह से आपको ये बेंडिंग, मैंने तो कुछ ज्यादा कर दी है यहां पर, थोड़ी लाइट कर लेना आप। कुछ इस तरह से आपको बेंडिंग देखने को मिलेगी इन रॉक्स की। अब जब एक आपका ब्रेकिंग पॉइंट पहुंच जाएगा जहां पर ये रॉक इससे ज्यादा आपकी जो प्रेशर है उसको सहन नहीं कर पाएगी, तब यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्लिप ऑफ रॉक्स। मतलब यहां आपकी जो रॉक्स हैं उसमें एक फॉल्ट डेवलप होगा, इस तरह का क्रैक। और यहां पर ये जो रॉक है, ऑल्दो ये आपको डी और सी में ज्यादा देखने को मिलेगा क्रैक, ऊपर वाले पार्ट में इतना नहीं, तो यहां पर सी एंड डी में एक क्रैक या फॉल्ट डेवलप होगा, और इसके अलावा ये आपकी एनर्जी जो है रिलीज होगी। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये रॉक जो है वो स्लिप करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। मान लीजिए जैसे ये आपकी 2 रॉक्स है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब यहां पर क्या होगा, ये ऊपर वाली 2 रॉक्स पे तो आपको इतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट यहां पर नीचे वाली ये जो 2 रॉक्स हैं ये ऐसे स्लिप एंड स्लाइड करेंगी, जिसकी वजह से ये एनर्जी रिलीज होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये एनर्जी है कौन सी। ये एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इट इज एक्वायर्ड ड्यू टू पोजीशन ऑफ दिस रॉक। आपने सभी ने जैसे 9वीं 10वीं में ये कॉन्सेप्ट था शायद पोटेंशियल एनर्जी वाला, या 9वीं में होगा साइंस में, तो आपने वहां पर पढ़ा होगा। जैसे आप स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, तो जब आप स्प्रिंग को प्रेस करते हैं एक लिमिट तक वो प्रेस होगा, और जब आप उसे रिलीज करेंगे, प्रेशर को रिलीज करेंगे, तुरंत ही वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और वापस ये एनर्जी को डिसिपेट कर देगा सारे आपके एनवायरनमेंट में जो आसपास आपको पार्टिकल देखने को मिलते हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी आपकी जब ये रॉक है ये स्लिप स्लाइड करेगी, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगी। जैसे ही ये ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगी, यहां से निकलेंगी आपकी एनर्जी, और इन्हीं तरंगों को कह देते हैं हम सिस्मिक वेव, जिसे सिस्मोग्राफ के थ्रू हम मेजर करते हैं। और ये जो सिस्मोग्राफ है इसको आप अलग अलग जगह पे प्लेस करते हैं ताकि आप इसकी रीडिंग नोट डाउन कर सके टाइम टू टाइम। अब यहां आपको 2-3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि जिस पॉइंट पे अर्थ के इंटीरियर में आप अर्थक्वेक को महसूस करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं हम फोकस। फोकस को एक और नाम से भी जाना जाता है हाइपोसेंटर। यानी कि आप एक चीज याद रखना, गंगाधर ही शक्तिमान है और हाइपोसेंटर ही फोकस है। अब ये दोनों पॉइंट एक है, ये आपकी अर्थ की बॉडी के अंदर है, इंटीरियर में, और यहां से आपकी एक वेव जनरेट होगी। ये सबसे पहली वेव जनरेट होगी जो अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करेगी, अर्थ की बॉडी में से ट्रेवल करेगी, तो इस वजह से इसे क्या नाम दे देंगे हम, बॉडी वेव। अब इस बॉडी वेव के 2 पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, पी वेव एंड एस वेव। पी वेव जो है आपकी ये प्राइमरी वेव है, सबसे तेज वेव है, और ये सबसे पहले आपके सरफेस पे भी पहुंचती है, और सिस्मोग्राफ में जो आप सबसे पहली रीडिंग देखते हैं वो इसी की होती है, प्राइमरी वेव की होती है। और जो आपने जैसे कई बार देखा होगा कुत्ते भौंकने लग जाते हैं अर्थक्वेक आने से पहले, या आपके कई जानवरों को पता लग जाता है, चिड़ियों को पता लग जाता है, जस्ट बिकॉज दे कैन सेंस द प्राइमरी वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी को वो महसूस कर सकते हैं
जिस वजह से आपको उनके अंदर यह हलचल देखने को मिलती है। तो प्राइमरी वेव आपकी ऐसी वेव है जिसको आपके अलग अलग जानवर महसूस करके आपको इंडिकेट कर देते हैं कि भैया आपका अर्थक्वेक आने वाला है। प्राइमरी वेव के बारे में एक चीज और आपने याद रखनी है, ये ट्रेवल कर सकती है आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से, और यहां पर इसकी मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलेगी आपको सॉलिड से, और ये एक तरह की आपकी साउंड वेव की तरह ही है। कौन सी वेव की तरह? साउंड वेव की तरह। अब यहां पर एक और चीज आपको याद रखनी है, दैट इज कि इसका मोशन कैसा होता है। अब आप सभी को इसके बारे में कई डाउट रहते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है या आपकी किस तरह की वेव है। तो आप इसके मोशन को समझ जाएंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में अपने आप कमेंट करके लिख सकते हो कि किस तरह का मोशन रहेगा। अब यहां जो आपका पार्टिकल है, आपने ऋतिक रोशन की एक मूवी देखी होगी जो स्टार्टिंग में आई थी, कहो ना प्यार है, उन्होंने उसमें एक डांस किया था एक पल का जीना पे। तो वहां पर उनका ये जो हाथ है, ये हाथ रिप्रेजेंट कर रहा है वेव के मोशन को, और ये हाथ आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उनके पार्टिकल के मोशन को। तो यहां पर प्राइमरी वेव में ये आपकी मोशन है वेव का, और ये जो मोशन है ये आपके पार्टिकल का है। तो आप अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि किस तरह का ये मोशन है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहे हैं, ये किस तरह का मोशन है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड वेव, एस वेव। एस वेव के बारे में आप ये समझिए कि ये सेकंड वेव है जो आप सिस्मिक या सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करेंगे, और ये सेकंड वेव होगी जो आपकी सरफेस पे पहुंचेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सॉलिड से ट्रेवल कर सकते हैं, लिक्विड और गैस से नहीं। और यहां इसका जो मोशन है वो कुछ आपने जो बचपन में फ्रॉग जंप रेस देखी होगी उस तरह का है। फ्रॉग जंप में क्या होता है, आप ऐसे कूदते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो सिमिलर मोशन कुछ इसका रहता है। यहां पर पार्टिकल आपके क्या है, परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। अब इसका भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगर वेव की डायरेक्शन ये है और मोशन परपेंडिकुलर है तो इस वेव ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगा जिन जिन ने भी सही जवाब दिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, ये बॉडी वेव वाला पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, बिकॉज ये इंटरनल जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है इसके अंदर यही दो वेव जनरेट होती है। बट जैसे ही ये जो आपकी फोकस से वेव जनरेट होती है, सरफेस पे टच करती है, यहां पर एक अलग सेट ऑफ वेव जनरेट होता है जिसको हम कह देते हैं सरफेस वेव। अब ये जो सरफेस वेव है, यहां पर आपको याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे देखने को मिलेगी, बॉडी के अंदर नहीं। सरफेस के अंदर ये जो आपको वेव देखने को मिलती है, इसके बारे में याद रखना कि ये दो टाइप की हो सकती है, एक होती है एल वेव और एक होती है आर वेव। एल फॉर लव वेव और आर फॉर आपका रिले वेव। अब इन दोनों के बारे में भी आपको याद रखना है। देखिए, लव वेव जो है आपकी, ये थर्ड वेव है जो आपको सिस्मोग्राफ पे देखने को मिलेगी, मतलब थर्ड स्पीड है इसकी। इसके बाद फोर्थ स्पीड आपकी रिले वेव की, आर वेव की। यहां इन दोनों के मोशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे लव वेव है, अब प्यार में आशिक अक्सर नशे में रहता है, तो यहां इसका जो नशा है वो साइड वे जाएगा, क्योंकि जब शराबी को आप देखते हैं तो ऐसे थोड़ी ऐसे ऐसे करते हैं ना, कई बार, मतलब हमेशा तो नहीं, तो साइड वे इसका मोशन देखने को मिलेगा, बट वेव सीधी ही चल रही होगी। तो लड़खड़ाता हुआ जो आशिक है वो दाएं बाएं जाने की कोशिश करेगा और सीधा मूव करता रहेगा, बट लड़खड़ाता हुआ। तो यहां पर जो पार्टिकल का मोशन है वो साइड वे है और सामने। तो जो सामने आपकी वेव मूव कर रही है, साइड वे मोशन देखने को मिल रहा है। ये किस केस में है? लव वेव के केस में। रिले वेव के केस में आपको लाइक स्नेक बोट आपने कंपटीशन देखा होगा, उसमें जो आप लाइक चप्पू चलाते तो उसमें क्या मोशन रहता है, ये वाला मोशन रहता है ना। तो सेम रिले वेव में जो आपको पार्टिकल का मोशन है कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, आगे पीछे। अब इन दोनों में से अगर बात करी जाए, वैसे तो ये दोनों ही बहुत डिस्ट्रक्टिव वेव है, प्यार भी अक्सर लोगों को बर्बाद कर देता है, तो यहां पर भी यही केस है। एल और आर वेव जो है ये डिस्ट्रक्टिव वेव है, इसकी वजह से सड़कों के ऊपर क्रैक डेवलप हो जाते हैं। इसकी वजह से आप ये देखते हैं कि जो आप बिल्डिंग्स हैं वो क्लैप्स करती हैं, क्योंकि इन दोनों को आप महसूस करते हैं सरफेस के ऊपर। अब एक चीज समझिए, एक बिल्डिंग है कुछ इस तरह से खड़ी है और उसको कोई इस तरह से हिला दे साइड से, तो उस बिल्डिंग के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ना। आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करता है अनटिल और अनलेस कोई भारी आपका एनर्जी आके उसको हिट ना करे। अब यहां पर ये एल वेव वो एनर्जी है जिसकी वजह से ये जो आपकी बिल्डिंग थी रेस्ट पे थी, ये मोशन में आ गई है।
अब मोशन में आने के बाद जो इनर्शिया टूटा है उसकी वजह से अब जब ये बिल्डिंग हिलेगी तो इसकी वजह से कई बार जब ये जो आपकी एनर्जी है ज्यादा तेज होगी तो इसकी वजह से ये बिल्डिंग्स कई बार क्रैक भी हो जाती है या टूट के नीचे भी गिर जाती है। अब ये तो बात होगी आपकी एल वेव की। आर वेव के बारे में बात बता देता हूं। ये फोर्थ वेव है आपकी जो आप सिस्मोग्राफ पे देखते हैं। इसके केस में जो मोशन है जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे आप स्नेक बोट कंपटीशन में देखते हैं कुछ इस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है आपको, तो कुछ इस तरह की मूवमेंट इसकी रहती है एंड इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वन जो भी आप अभी तक वेव के बारे में पढ़ रहे थे। मतलब पी और एस इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं है जितनी आर वेव है, बिकॉज इसमें बिल्डिंग को आगे की तरफ धक्का देके एकदम सडनली पीछे की तरफ मूव करवा दिया। तो जैसे आप मान लीजिए एक बस में चढ़े हैं, बस से चढ़ते टाइम आप उल्टी डायरेक्शन में भागने लग जाए उतरते टाइम, मतलब उतरते टाइम आपको बस की डायरेक्शन में उतरना होता है ना जिस तरफ मूव कर रही होती है, बट अगर आप उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, चोट लगेगी। तो सेम बिल्डिंग एकदम से सीधी जा रही थी और खींच के उसे पीछे ले आए। तो यहां पर ये जो मोशन है इसकी वजह से आप देखते हैं कि जो आपकी जो बिल्डिंग्स हैं वो एकदम से कोलैप्स भी कर सकते हैं इसके मोशन की वजह से, और ये इस वजह से सबसे खतरनाक वेव है आपकी जितनी भी सिस्मिक वेव है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि यहां पर किस किस टाइप के आपके जो अर्थक्वेक है वो हो सकते हैं। अर्थक्वेक अभी रिसेंट टाइम में आपका दिल्ली की वजह से भी न्यूज में रहा है और आप देखते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, वर्ल्ड लेवल पे भी कई आपको अर्थक्वेक देखने को मिले रिसेंट टाइम में। दैट्स व्हाई इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ अर्थक्वेक, तो रीजंस की बेसिस पे हम इसे 3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण जो आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है, दैट इज टेक्टोनिक अर्थक्वेक। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि किस तरह का टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में हम यहां पर बात करें। अब आप सभी ने प्लेट्स के बारे में पढ़ा होगा, लिथोस्फेरिक प्लेट। आपको 3 टाइप के इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं यहां पे। अब इसके लिए मैं आपको एक मूवी का उदाहरण देता हूं। आप सभी ने शायद कुछ कुछ होता है मूवी देखी होगी। अब यहां पर आप याद रखना, ये राहुल है, ये आपकी अंजलि और ये शायद टीना थी और ये आपके सलमान भाई। अब यहां पर टीना और राहुल के बीच में प्यार होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं। अब दोनों जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये कौन सी बाउंड्री है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब कन्वर्जेंट बाउंड्री पे भी आपको अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म दोनों देखने को मिलती है। इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, ओशैनिक प्लेट की कन्वर्जेंस, ओशैनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट की कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंटल प्लेट की कन्वर्जेंस। इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको यह बता रहा हूं कि यहां पर आपको क्या क्या फिनोमेना देखने को मिल सकते हैं उनके बारे में बता देता हूं। अब देखिए, ये आपका वर्ल्ड का डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है, क्योंकि प्यार में अक्सर लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन जो है इसे क्या कहेंगे हम, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। अब यहां पर आपकी प्लेट जो है लिथोस्फेरिक प्लेट वो डिस्ट्रॉय होती है, इसलिए इसे डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि तेथिस सी वाली प्लेट है वो गायब हो चुकी है। अब वहां पर जो उसके सेडिमेंट्स वगैरह थे जो उस ओशन में या उस सी में मिलते थे उसके कारण हिमालय फॉर्म हुआ, बट यहां ये जो आपका पार्ट है ये डिस्ट्रक्टिव मार्जिन के तौर पे जाना जाता है। यहां पर आपको 3 टाइप ऑफ कन्वर्जेंस देखने को मिल सकती है। इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इसके बारे में क्या क्या पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 ओशैनिक प्लेट है तो इसमें से कौन सी प्लेट सबडक्ट करेगी, जो बड़ी है या जो छोटी है। अगर ओशैनिक प्लेट के साथ, या सॉरी कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ कन्वर्ज होती है तो क्या कोई प्लेट आपकी सबडक्ट होती है। अब यही केस आपको देखने को मिल रहा है इंडिया और यूरेशियन प्लेट के बीच में, तो क्या वहां पर कोई प्लेट आपकी सबडक्ट हो रही है, इसके बारे में बताना है। तीसरा सवाल मेरा, ओशैनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में अगर मतलब कन्वर्जेंस हो रही है तो उस केस में कौन सी प्लेट आपकी सबडक्ट करेगी। इन तीनों का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से चाहिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस मार्जिन, अब देखिए राहुल टीना के पास चला गया था तो अंजलि से दूर चला गया था, तो वहां पर आप देखते हैं कि भैया अंजलि अब अपने और दोस्त बनाएगी, अपना फ्रेंड सर्कल और बड़ा करेगी, बच्चों के साथ घूमेगी फिरेगी, बच्चों का ट्रिप लेके जाएगी। तो यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, नए दोस्त देखने को मिल रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है। यहां पर आपको जैसे मिड ओशन रिजेस जैसे चीजें देखने को मिलती है, यहां पर आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलती है, हिमालय जैसी फॉर्मेशन देखने को मिलती है कुछ केसेस में, सेडिमेंट्स के केस में। बट यहां पर आपको क्या देखने को मिल रही है, यहां पर आपको देखने को मिल रही है मिड ओशन रिजेस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग जैसी थ्योरी आपको देखने को मिल रही है। इस एरिया में भी आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटी के साथ साथ अर्थक्वेक प्रोमिनेंट है। अब यहां पर आप देखते हैं कि अंजलि राहुल से दूर चली गई तो डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी।
इसके अलावा यहां पर ये सलमान खान भाई फ्रेंड जोन वाले। अब अंजलि को जब वापस राहुल मिल जाता है तो सलमान खान का क्या होता है? कुछ भी नहीं, फ्रेंड जोन वाला आदमी। तो ये फ्रेंड जोन के ऊपर किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं है, यहां पर ना कंस्ट्रक्शन है ना डिस्ट्रक्शन है। यहां पर आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, वॉल्केनिज्म इतना प्रोमिनेंट नहीं है इस पार्ट में। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट, और ये इन सभी प्लेट मूवमेंट के केस में आपको टेक्टोनिक अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, ये तो आपको पता लग ही गया होगा कहां कहां किन किन पार्ट्स में आपको ये अर्थक्वेक देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहां पर अगर बात करें, ये आपकी जो रिंग ऑफ फायर है, इस पार्ट में बहुत सारी प्लेट्स आपकी मूव करती हैं, तो इस एरिया में बहुत से अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। खासकर आप जापान वाले एरिया को देख लीजिए, इस साइड आपके यूएसए वाला पार्ट, जो आपका कैलिफोर्निया वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट में। उसके अलावा यहां पर इन्हीं के बारे में आपको जानना जरूरी था। साथ के साथ ये हिमालय वाला पार्ट भी है, इसको भी इस चीज में आप काउंट कर सकते हैं। जैसे हिमालयाज में आप अभी भी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि चाइना ने और आपके नेपाल ने मिलकर हिमालय की हाइट को मेजर की है। अब इसमें जब चाइना और इन्होंने हाइट को मेजर किया तो लगभग 6 सेंटीमीटर का इजाफा देखने को मिला है अप्रोक्सीमेटली। अब ये जो इजाफा है ये टेक्टोनिक मूवमेंट को ही दर्शाता है, और इस एरिया में भी फ्रिक्वेंटली आपका अर्थक्वेक आता रहता है। तो ये कौन से अर्थक्वेक हुए? टेक्टोनिक अर्थक्वेक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड टाइप ऑफ अर्थक्वेक, दैट इज वॉल्केनिक अर्थक्वेक, जहां पर आप देखते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन होती है, उसके बाद अर्थक्वेक आता है। अब ये भी आपके उन्हीं एरिया में देखने को मिलेगा जहां पर आपको प्लेट मूवमेंट देखने को मिल रही है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ आपको टीना, राहुल और अंजलि के केस में देखने को मिलेगा। कन्वर्जेंट बाउंड्री और डाइवर्जेंट बाउंड्री, इन दोनों ही केसेस में आपको देखने को मिल सकते हैं अर्थक्वेक, क्योंकि यहां पर आपके वॉल्केनिक मतलब एक्टिविटी की फॉर्मेशन होती है, और इन्हीं एरिया में वॉल्केनिक अर्थक्वेक आपके ओरिजिनेट होंगे। जैसे कि आपने रिंग ऑफ फायर के बारे में सुना होगा जापान वाले एरिया में, या आप माउंट सिसली के एरिया को जानते होंगे, वहां पर भी आपको इस तरह के अर्थक्वेक देखने को मिल सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, दिस इज द थर्ड टाइप। अब इसके अंदर दो सब पार्ट हैं। एक, हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जिसकी वजह से आपको अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र में हमने एक रिजर्वायर बनाया था जिसका नाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस रिजर्वायर की कंस्ट्रक्शन के कारण आप देखते हैं कि इस एरिया में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, बिकॉज ये जो आपका रिजर्वायर है इसने अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, और अगेन प्रेशर क्रिएट होगा तो स्लिप एंड स्लाइड हाइपोथेसिस वर्क करेगी आपकी, और उसके बाद इस एरिया में आ गया था अर्थक्वेक। तो दैट इज ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। नाउ इसके अलावा एक और टाइप भी हो सकता है इसमें, सब टाइप। आपने देखा होगा कई बार हम न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करते हैं, या आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना होगा, नॉर्थ कोरिया जब भी किसी न्यूक्लियर टेस्ट को करता है कंडक्ट, उसके बाद हम कैसे पता लगा लेते हैं, और रेडियो एक्टिव वेव्स तो आपकी यूएसए तक तो नहीं पहुंचेंगी। यहां पर हम देखते हैं कि अर्थ के अंदर कंपन किस तरह की प्रोड्यूस हुई है, और उसका सेंटर कहां पर रहा था। तो जब हम किसी भी तरह का हाइड्रोजन बम या न्यूक्लियर बम को टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे भी आपकी इस तरह की अर्थक्वेक को जनरेशन होती है, और दैट इज ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब इसके अलावा एक और टाइप भी है, आपको याद रखना है, फॉल्ट अर्थक्वेक। अब ये फॉल्ट अर्थक्वेक क्या होता है? अब सिंपल सी चीज है, आपको भुज में जो आया था अर्थक्वेक गुजरात में, वो याद होगा। काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी उसमें, काफी लोगों ने अपने लव वन को गंवा दिया था। तो यहां ये जो भुज का अर्थक्वेक था, वो इंडियन प्लेट के अंदर एक पुराना फॉल्ट एग्जिस्ट करता था, एक दरार एग्जिस्ट करती थी, उसकी मूवमेंट की वजह से देखने को मिला। मतलब आपकी जो अर्थ की प्लेट है उसमें पहले कभी कोई फॉल्ट क्रिएट हुआ होगा, और उसके ऊपर जब प्रेशर क्रिएट होता है तो वहां पर भी स्लिप एंड स्लाइड देखने को मिलती है। तो बिकॉज ऑफ दैट अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो उसे कह देते हैं फॉल्ट अर्थक्वेक, और ये भुज आपका इसका परफेक्ट एग्जांपल है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि डेप्थ के अकॉर्डिंग जो आपके अर्थक्वेक हैं कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के। एक होता है शैलो डेप्थ अर्थक्वेक। अब शैलो डेप्थ का मतलब क्या है? जहां पर आपके अर्थक्वेक की जो फोकस है उसकी गहराई 70 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, मतलब ऑन एन एवरेज 70 किलोमीटर के अंदर अंदर ये आपको अर्थक्वेक का फोकस मिल जाता है। इसकी जो नोटेबिलिटी है, यानी इसको हम बहुत इजीली नोटिस कर पाते हैं, और ये जो आपके अर्थक्वेक है काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि इंटरमीडिएट कौन से होते हैं। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक वो होते हैं जो आपको 70 से लेकर 300 किलोमीटर की डेप्थ के अंदर मिलते हैं।
अब यहां पर ये जो अर्थक्वेक होते हैं, इनके जो डिस्ट्रक्शन लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज इतनी दूर से आपकी एनर्जी ट्रेवल करती हुई आएगी, पार्टिकल के थ्रू पास होगी, तो पार्टिकल की आपस की रगड़ के कारण हीट में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ हद तक आपकी एनर्जी, जिसकी वजह से यहां पर जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है दैट विल डिक्रीज। इसके अलावा डीप अर्थक्वेक, अब डीप अर्थक्वेक वो है जो 300 से लेकर 700 किलोमीटर की डेप्थ में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इन अर्थक्वेक के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो अर्थक्वेक है बहुत रेयरली हम महसूस कर पाते हैं, बिकॉज इतनी डेप्थ से आ रहे हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो उतनी बच ही नहीं पाती कि हम उसे नोटिस कर पाए। नाउ ये मैप है आपका, मैप एक बार देख लेना, आपको ये एरियाज याद रखने हैं थोड़ी बहुत, जैसे ये रिंग ऑफ फायर के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, ये हिमालयन बेल्ट पामीर नॉट के आसपास इस एरिया में आपको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, और ये जो आपका लाइक अफ्रीका और वेस्ट एशिया वाला पार्ट है उसमें भी आपको कुछ एरियाज पे अर्थक्वेक देखने को मिल सकते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट मैप जो एनसीईआरटी में गिवन था आपका, और इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए, ये आपके प्री और मींस दोनों के लिए हेल्प कर सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रेसिपिटेशन। बट प्रेसिपिटेशन को समझने से पहले आपको कंडेंसेशन और इवेपोरेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है, अब इस वाटर बॉडी के ऊपर ये सूरज चमक रहा है। अब ये सूरज जब इस वाटर के कांटेक्ट में आएगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगी इवेपोरेशन। अब पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में फर्क क्या है। अब जिनको भी इसके बारे में फर्क के बारे में पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। देखिए बॉइलिंग जो होती है वो आपके बॉइलिंग पॉइंट पे होती है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस पे। जो इवेपोरेशन होती है ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे भी आपके कपड़े जो है वो सूख जाते हैं, पानी खिंडा हुआ वो सूख जाता है, ऑल्दो टाइम लगता है बट स्टिल वो सूखता है। तो ये आपके इवेपोरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इवन आपके 0 डिग्री सेल्सियस पे भी और इवन 50 डिग्री सेल्सियस पे भी। अब यहां आपको याद रखना है कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा तो उसके बाद होती है जो वो दैट इज बॉइलिंग, वहां पर इवेपोरेशन अलग टाइप की, मतलब वहां पर वेपराइजेशन आपको अलग टाइप की देखने को मिल रही है। अब अमूमन जो आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है वो है इवेपोरेशन, क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर पहुंचता ही नहीं, अगर पहुंचता होता तो हम भी इवेपोरेट हो जाते। तो फिलहाल आप इवेपोरेशन के ऊपर फोकस कीजिए। साइंटिफिक टर्म है बॉइलिंग, उसको थोड़ा दरकिनार कर देते हैं, साइंस में आप पढ़ लेना इसे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इवेपोरेशन, ये 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला टेम्परेचर के ऊपर, दूसरा आपकी लाइक सरफेस एरिया के ऊपर, ऐसे लिख देते हैं इसे। तीसरा आपको याद रखना है कि विंड स्पीड के ऊपर, और चौथा आपको याद रखना है ह्यूमिडिटी के ऊपर, और इसी से हम ह्यूमिडिटी को भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। टेम्परेचर की बात करें, अब देखिए आप एक चीज नोटिस करते होंगे, गर्मियों में अगर आपने एक बाल्टी पानी बाहर फेंका है और सर्दियों में एक बाल्टी पानी बाहर फेंका है, अमूमन जैसे होता है ना कि कई बार घर के पोछे का पानी हम बाहर फेंक देते हैं, या आपसे कभी बरामदे में बैठे हो या कहीं बैठे हो, आपसे पानी के गिलास गिर जाता है। तो एक चीज बताइए, ये गर्मियों में पानी जल्दी सूखता है कि सर्दियों में? आपका जवाब जो होगा वो गर्मी ही होगा। तो बट ऑब्वियस है, जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतना ही इजीली आपको इवेपोरेट करने को मिल जाएगा। तो यहां पर टेम्परेचर और इवेपोरेशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट इन द सेंस जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन। सेकंड थिंग, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा, अमूमन जो भी ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते होंगे उन्होंने तो खुद ही कपड़े धोए होंगे, अदरवाइज आपने अपने घर पे भी धुले हुए कपड़े देखे ही होंगे। अब धुले हुए कपड़े को अगर हम निचोड़ने के बाद एज इट इज तार पे छोड़ दें, वो जल्दी सूखेगा या तार पे फैला के आप कपड़ा डालते हैं वो? अब इसका भी जवाब आप सभी ने ये दिया होगा कि भैया जो तार के ऊपर हम कपड़ा फैला के सुखाते हैं वो जल्दी सूखता है। तो जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा आपकी इवेपोरेशन होगी। इसको अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, एक गिलास पानी आप धूप में रख दीजिए और एक आप लाइक पानी गिलास का फेंक दीजिए रोड के ऊपर। अब दोनों के केसेस में आप क्या देखेंगे कि भैया जो पानी फैला हुआ था, रोड के ऊपर फेंका गया था, उसका सरफेस एरिया ज्यादा था, वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा हुआ। तो यहां पर भी आपको एक बार फिर से डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है इवेपोरेशन और सरफेस एरिया के बीच में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट विंड। अब विंड को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लाइक
कई बार होता है कि आपके घर में पोछा लग रहा होता है, अब गर्मियों में तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट सर्दियों में क्या होता है, मेड या आप खुद अपने रूम पे ओल्ड राजेंद्र नगर में पोछा लगा रहे हैं, तो पोछा लगाने के तुरंत बाद ही आप पंखा चला देंगे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा विंड स्पीड है उतनी ही जल्दी आपकी इवेपोरेशन होगी। इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल देता हूं। सर्दियों में अक्सर धूप नहीं निकलती, बट फिर भी कपड़े सूख जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? आप कपड़े को फैला के हवा वाले एरिया में रख देते हैं। अब जैसे ही हवा चलती है, हवा के साथ इवेपोरेशन तेज होती है। इवेपोरेशन तेज होगी तो इसकी वजह से आप क्या देखेंगे, आगे चलकर बारिश। तो आपने ये याद रखना है कि विंड की जितनी तेज स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन। तो यहां पर भी एक बार फिर से आपका डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों के बीच में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी। बट इस ह्यूमिडिटी को समझने से पहले आपको समझना होगा ह्यूमिडिटी होती क्या। अब आर्द्रता बोलते हैं शायद इसे हिंदी में। आपको यह समझना होगा कि जो ह्यूमिडिटी है वो एक तरह से आपको यह बताती है कि कितना वाटर वेपर आपका एयर के अंदर मौजूद है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, दैट इज ह्यूमिडिटी। अब दो इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक होती है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। इसको मैं समझाना चाहूंगा आपको। देखो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब कि कितना पानी एक आपकी एयर के मास के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। बट रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है इससे। मान लीजिए एक एयर मास है, मान लीजिए ये एक एयर मास है। इस एयर मास के अंदर, या आप इसको समझने के लिए दो ग्लास पानी ले लीजिए, मतलब 2 ग्लास ले लीजिए। अब एक ग्लास है, या इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं। आप एक पानी की बोतल लीजिए, उससे आपको थोड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। पानी की बोतल मान लीजिए वो एयर मास है आपका। अब एक पानी की 1 लीटर की बोतल है, उसके अंदर मैक्सिमम 1 लीटर पानी आ सकता है। तो दैट इज कि भैया आपका सैचुरेशन लेवल रीच कर चुका है। 100% आपको वहां पर ह्यूमिडिटी देखने को मिल रही है। मतलब ये पानी की बोतल जो है यहां पर अगर पूरी भरी हुई है तो यानी 100% आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। अमूमन जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ही कॉन्सेप्ट आपको देते हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए ये जो आपकी पानी की बोतल है, इसमें सिर्फ 500 ml ही आपका पानी एग्जिस्ट करता है, यानी बोतल आधी भरी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पानी का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लेवल है दैट इज 50%। यहां पर आपकी ह्यूमिडिटी जो है आधी है। अब मान लीजिए पानी का जो लेवल है बोतल के अंदर वो 250 ml है, तो उस समय आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है दैट इज ओनली 25%। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी कि ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन के बीच में क्या रिलेशन है। आई होप आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में फर्क समझ में आ गया हो। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, बट जब आप कंपेयर करते हो कि कितना होना चाहिए था उससे और कितना है अभी उसको, तो ये जो कंपैरिजन है दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपने रिलेटिव मोशन भी देखा होगा ना कि लाइक एक चीज चल रही है उसके कंपैरिजन में जो दूसरी चीज चल रही है उसकी स्पीड को नापते हैं। तो एक्चुअल में कितना आपका वाटर कंटेंट होना चाहिए था उसके मुकाबले कितना एयर मास में प्रेजेंट है, इसे कह देते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अब ऐसा क्यों? अब आपने अमूमन सुना होगा जैसे ही आप पानी मतलब हवा को हीटअप करते हैं, हवा आपकी गर्म होती है, वो एक्सपैंड करती है। अब इस पानी की बोतल का ही एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक है, मैं इस बोतल को गर्म करता हूं, ये बड़ी हो गई है, अब ये कितने लीटर की होगी? ये 2 लीटर की होगी। हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करी, मैंने हीटअप किया, गर्म किया, गर्म करने के बाद ये प्लास्टिक फैल गया। अब इसको मैंने मोल्ड करके 2 लीटर की बोतल बना दी। अब इसमें अगर मैं 1 लीटर पानी डालूंगा तो आप ये बताइए इस 1 लीटर पानी का यहां पर क्या होगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या होगा? तो पहले 1 लीटर पे आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच रहे थे, बट जैसे ही हीट किया, आपकी एयर एक्सपैंड करी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहां पर क्या होगी? 50% होगी। आप देखते ना कई बार आपके बारिश का मौसम बनता है और बारिश होती नहीं, बिकॉज एकदम से जो शहरों में टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर राइज होने की वजह से वो जो एयर है उसका सैचुरेशन लेवल एक टाइम पे पहुंचने ही वाला था, बट एयर हीटअप हुई तो उसकी वजह से वापस रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी डिक्रीज हो गई। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब डिक्रीज होती है तो उसके बाद सैचुरेशन लेवल पहुंच नहीं पाता, और सैचुरेशन लेवल मतलब 100% जब आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है तब का लेवल है सैचुरेशन लेवल। अब क्योंकि सैचुरेशन लेवल पहुंच नहीं पाता तो बारिश नहीं हो पाती।
तो यहां पर आपको याद रखना है कि ह्यूमिडिटी आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतनी डिक्रीज होती जाएगी। इनवर्स रिलेशन है। अब वापस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, इवेपोरेशन पे। अब एक चीज बताइए, इवेपोरेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? आप एक बर्थडे पार्टी में जाना था आपने, बट गलती से आपको याद नहीं रहा और आपने डिनर कर लिया। अब डिनर करने के बाद आप उस पार्टी में अगर गए तो क्या आप कुछ खा पाएंगे? मान लीजिए आपने इतना खाना खा लिया कि अब पेट के अंदर कुछ नहीं जा सकता, एक दाना अनाज का नहीं जा सकता, तो क्या आप वहां पर जाके कुछ खा पाएंगे? जवाब होगा नहीं। हाँ, अगर आप अखंड भूखे नहीं है तब तक तो आपका जवाब होगा नहीं। अब ठीक है भैया, ह्यूमिडिटी का मतलब भी यहां पर यही है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% होगी तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगी, यानी इनवर्स रिलेशन। ह्यूमिडिटी ज्यादा, इवेपोरेशन कम। इवेपोरेशन ज्यादा यानी ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए? कम। क्योंकि जब तक आपका पेट खाली नहीं होगा तब तक आप खाना नहीं खाएंगे। तो सेम, पानी यहां पर इवेपोरेट हो रहा है, पानी पहले ही हवा में 100 लेवल तक पहुंच चुका है तो इवेपोरेशन नहीं होगी। पर जैसे ही आपकी इवेपोरेशन लेवल इंक्रीज होगा, वो डिपेंड करेगा ह्यूमिडिटी के ऊपर, कि ह्यूमिडिटी उस टाइम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी ह्यूमिडिटी 100% पहुंच चुकी है। अब इस लेवल को कहते हैं हम सैचुरेशन लेवल। अब ये जिस पॉइंट पे ऑकर होता है, जिस टेम्परेचर पे ऑकर होता है, दैट इज ड्यू पॉइंट। अब ये ड्यू पॉइंट दो तरह के हो सकते हैं और इसके बेसिस पे आपकी प्रेसिपिटेशन डिपेंड करती है। कैसे? अगर आपका ड्यू पॉइंट 0 से नीचे है, 0 या उससे नीचे है, तो आप देखेंगे स्नोफॉल होगी, जो सॉलिड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो देखने को मिलेगी आपको। तो जब भी आपका ड्यू पॉइंट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, आपको सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी, जैसे आपको पोलर एरिया में देखने को मिलते हैं, हिमालयाज के केसेस में स्नोफॉल देखने को मिलते हैं, दैट इज देयर। अगर आपका जो ड्यू पॉइंट है, जो सैचुरेशन लेवल है, वो रीच करता है 0 डिग्री से पहले, मतलब 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, एट दैट पॉइंट जो आपका सैचुरेशन लेवल जो रीच हुआ है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी। वो होगी आपकी किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, जैसे रेनफॉल, ड्रिजलिंग। आइए अब इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले रेनफॉल को आपको समझना होगा। जब आपके रेन ड्रॉपलेट का जो पार्टिकल है, इसका साइज 0.5 mm से ज्यादा हो, उस टाइम इसे कहते हैं रेनफॉल। बट व्हाट इफ अगर इससे छोटा हो? तो रेनफॉल का अगर साइज 0.5 mm से लेस होगा तो उसको कह देते हैं हम ड्रिजलिंग। कहते हैं ना कि बूंदाबांदी हो रही है, तो बूंदाबांदी भैया ये ड्रिजलिंग को ही कहते हैं। अब दो केसेस हैं। एक केस है आपका जब आपका वाटर वेपर जमीन पे नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही वापस इवेपोरेट होकर ऊपर पहुंच गया, दैट इज विराज। इसे क्या कहते हैं? विराज। मतलब आपका नीचे ऊपर से बारिश की बूंद चली थी, बट नीचे पहुंचते 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 टेम्परेचर, क्योंकि अब हाइट डिक्रीज कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वापस वो इवेपोरेट होके ऊपर पहुंच गया, तो दैट इज द केस ऑफ विराज। अब मिस्ट भी होती है एक। मिस्ट क्या होती है? अब पानी आपका इवेपोरेट तो हुआ, बट यहां पर आपकी फॉगी कंडीशन डेवलप हो जाती है। लास्ट वन इज स्नोफॉल, जहां पर आप देखते हैं कि ड्यू पॉइंट जो है आपका, दैट इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, और जिसकी वजह से सॉलिड फॉर्म में आपकी प्रेसिपिटेशन होती है, और यहां पर आपको ठंडे इलाकों में ये चीज देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर किसी दिन बर्फ पड़ जाएगी, बिकॉज दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई यहां पर आपको क्या नहीं देखने को मिलेगी? स्नोफॉल कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। अब इसमें से एक चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज रेनफॉल। अब रेनफॉल फर्दर आपकी 3 टाइप की हो सकती है। पहली होती है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरी होती है आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल, और तीसरी है आपकी फ्रंटल रेनफॉल। इन तीनों के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, इसके लिए मैं यहां पर थोड़ी जगह यूज कर रहा हूं। देखिए, आप मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है, ये आपको इक्वेटर के आसपास देखने को मिलता है। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में कुछ कन्वेक्शनल रेनफॉल ही होती है आपकी। यहां पर क्या होगा, वाटर बॉडी से आपका पानी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, बादल फॉर्म होगा, कंडेंसेशन होगी। यहां पर कंडेंसेशन मतलब कि आपका जो वाटर ड्रॉपलेट है ड्यू पॉइंट के बाद, वो वापस वाटर वेपर जो है वो वापस वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया। कंडेंसेशन मींस रिवर्स, इवेपोरेशन का रिवर्स, मतलब यहां पर वाटर वेपर वापस ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया, और जब वो ड्रॉपलेट हैवी हो जाता है उसके बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट होता है। तो नाउ
यहां पर आपका वाटर इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होने के बाद ऊपर कंडेंस हुआ, ड्यू पॉइंट रीच होने के बाद, सैचुरेशन लेवल आने के बाद, अब इसके बाद ये बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो इस तरह का जो पैटर्न है जहां पर आपको एकदम से हीट डेवलप होती हुई दिखती है, आपकी एयर वाटर को लेके ऊपर जाती है, बारिश करवाते हैं, नीचे आता है पानी, तो दिस थिंग इज नोन एज आपका कौन सा टाइप ऑफ रेनफॉल? कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब दूसरा आपका रेनफॉल आता है, दूसरे रेनफॉल को हम कह देते हैं दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो आपको इंडिया के मेजॉरिटी केस में देखने को मिलता है। ऑल्दो इंडिया में आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल थोड़ा बहुत अंडमान एंड निकोबार वाले पार्ट में देखने को मिल सकता है, बट उसके अलावा इंडिया में मेजॉरिटी पार्ट में आपको जो रेनफॉल देखने को मिलता है दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब यहां पर क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी एक माउंटेन है, अब यहां से समुद्र के ऊपर से आपके जो एरिया है अरेबियन सी वाला पार्ट, वहां से विंड मूव कर रही है, वेस्टर्न घाट वाला ये पार्ट है, या आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो आपका पूर्वांचल वाले हिल्स है उनको ले लीजिए। अब यहां से आपकी एयर आएगी, ये एयर ऊपर जाते जाते ठंडी हो जाएगी, बिकॉज ट्रोपोस्फेयर में हमने एक चीज पढ़ी थी, विद इंक्रीज इन हाइट देयर विल बी डिक्रीज इन टेम्परेचर। ऑटोमेटिकली ये आपकी एयर कूल डाउन होगी। अब यहां पर जब ये आपकी एयर कूल डाउन होगी ऊपर जाते जाते, इसकी वजह से यहां पर कंडेंसेशन होगी, आपका जो वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ड्रॉपलेट्स में। अब ये जो ड्रॉपलेट्स है जो इस रीजन में ऊपर जाते जाते आपके कंडेंस होके ऊपर क्लाउड फॉर्म करेंगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस साइड बहुत सारी रेनफॉल। अब इस साइड जब रेनफॉल होगी तो दूसरी साइड भी आपकी एयर डिसेंड करेगी। अब क्योंकि ज्यादातर वाटर वेपर यहां पर ऊपर जाके कंडेंस होके सैचुरेशन लेवल पे पहुंच के बरसात करवा चुके हैं, अब आपके जो वाटर वेपर हैं इतने ज्यादा नहीं होंगे इस एयर के अंदर, और वैसे भी जब ये डिसेंड करेगी तो कैनाबैटिकली ये आपकी जो एयर है ये आपकी एयर हीटअप होगी, और हीटअप होने के बाद इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा रेन शेडो पार्ट। जैसे कि आपको वेस्टर्न घाट की वेस्ट साइड में कौन सा एरिया देखने को मिलता है? जहां पर आपको बहुत सी बारिश देखने को मिलती है, एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट। दूसरी साइड अगर बात करें तो ड्रॉट लाइक सिचुएशन रहती है। आप इंटीरियर की बात करें इंडिया की, जो पेनिनसुलर पार्ट है वहां पर कम रेनफॉल देखने को मिलती है, और इस वजह से यहां पर इस पार्ट में आप देखते हैं कि लाइक जब एयर डिसेंड करेगी, हीटअप होगी, हीटअप होने के बाद यहां पर आपका जैसे कि मैंने बताया टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ह्यूमिडिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो इसकी वजह से इस पार्ट में रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, और ये बन जाएगा रेन शेडो एरिया। और यहां आपके बाद में भविष्य में चलकर ड्रॉट भी आ सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही था। अब जान लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी याद रखनी है आपने, दैट इज अबाउट फ्रंटल रेनफॉल। अब फ्रंटल रेनफॉल तीन टाइप की हो सकती है, एक होती है आपकी वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, और तीसरे होते हैं आपके अक्लूड फ्रंट। अब यहां पर इन तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। अब मान लीजिए ये एक वार्म फ्रंट है, मतलब वार्म एयर है, ये आपकी एक कोल्ड एयर है। आपने ये याद रखना है कि भैया ये पाकिस्तान है, ये भैया इंडिया है। अब मान लीजिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है, अल्टीमेटली क्या होगा? पाकिस्तान के तो हम फट्टे चक देंगे, मतलब उठा के फेंक देंगे। यहां पर क्या होगा? ये कोल्ड एयर क्योंकि हैवी है, ये नीचे सबसाइड करेगी, और वार्म एयर को क्या कर, मतलब वार्म एयर अग्रेसिव होने के साथ साथ ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाएगी खुद ब खुद। यहां पर आपकी कोल्ड एयर नहीं है, इसे अपलिफ्ट कर रही है। यहां पर ये वार्म एयर खुद कोल्ड एयर के ऊपर चढ़ेगी और ऊपर जाके यहां पर आपके क्लाउड फॉर्म कर देगी। तो यहां पर जो रेनफॉल होगी दैट इज कौन सी रेनफॉल? दैट इज फ्रंटल रेनफॉल। बट यहां पर जो फ्रंट बनेगा वो वार्म फ्रंट बनेगा, बिकॉज पाकिस्तान ज्यादा एक्टिव था, और यहां पर ये पाकिस्तान के कारण फ्रंट फॉर्म हुआ है, दैट इज वार्म फ्रंट। अब एक सिचुएशन दूसरी देखिए, मान लीजिए दूसरे एरिया में, मतलब दूसरे सिचुएशन में इंडिया ज्यादा अग्रेसिव हो गया। इंडिया को लगा कि भैया पाकिस्तान ने ये पीओके के ऊपर कब्जा कर रखा, बहुत हो गया इनका, अब इनको पीटने का समय आ गया। ये टेररिज्म बहुत कर दिया इन्होंने, अब इनको पीटने का टाइम है। अब क्योंकि जैसे आपने देखा ना, यूक्रेन के ऊपर रशिया ने कर दिया, हो सकता है कल को ताइवान के ऊपर चाइना कर दे। अब इंडिया भी सोचेगा कि भैया लगे हाथ हम भी कश्मीर को अपने पास ले लेते हैं, और बचा कुचा एरिया जो है वो हम कश्मीर के वापस ले लें इनसे। तो यहां पर मान लीजिए इंडिया ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, यानी आपकी कोल्ड एयर ज्यादा अग्रेसिव है, ये जाएगी वार्म एयर को अपलिफ्ट कर देगी ऐसे, और यहां पर जो फ्रंट फॉर्म होगा वो कौन सा फ्रंट होगा? आपका कोल्ड फ्रंट। अब तीसरा फ्रंट कौन सा होता है?
अमूमन आप देखते हैं वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट आपके बनते हैं, बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि मान लीजिए आपका वार्म फ्रंट ही बना था, बट इसके बाद जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी क्रिएट होगी कि यहां पर मान लीजिए ये आपका वार्म फ्रंट था, ये सॉरी वार्म फ्रंट है, ये कोल्ड है। अब पीछे से भी जाके आपकी जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर को अपलिफ्ट कर देती है, दैट इज अक्लूड फ्रंट। एक क्रूड फॉर्म में बताया मैंने, मतलब इसकी ज्यादा डिटेल में ना जाना, क्योंकि लाइक यूपीएससी बहुत रेयर ही इसके बारे में आपसे पूछेगी। हो सकता है प्रीलिम्स में ना पूछे, बट आपको मेंस में पूछा जा सके तो तब की तब देखेंगे। बट आप एक चीज समझना, यहां पर आपकी कोल्ड एयर पीछे से जाकर वार्म एयर को अपलिफ्ट कर रही है, सामने से भी कोल्ड एयर है, पीछे से भी कोल्ड एयर है, और दोनों साइड से आपकी जो वार्म एयर है उसे अपलिफ्ट कर दिया जाएगा ऊपर की तरफ, दैट इज अक्लूड फ्रंट। नाउ ये आपका प्रेसिपिटेशन वाला जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट क्लियर है। आइए अब बात कर लेते हैं थंडरस्टॉर्म के बारे में भी। अब थंडरस्टॉर्म आपने देखा होगा, जो लाइक बिजली कड़कती है, एकदम से बहुत तेज बिजली कड़कती है। आपने कई बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा ना, बिजली कड़कती है, हीरो हीरोइन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो दैट इज थंडरस्टॉर्म। अब इसके बारे में आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे ये कभी भी वाटर बॉडी के ऊपर फॉर्म नहीं होंगे, बिकॉज वाटर बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, रिलेटिवली कूल। ये हमेशा ऐसे एरिया में फॉर्म होंगे जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लो प्रेशर यानी कि हाई टेम्परेचर। तो इसे कई बार टोर्नाडो के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत छोटी ड्यूरेशन के लिए देखने को मिलता है और छोटे से एरिया में देखने को मिलता है। मतलब एकदम से आंधी तूफान आएगा, 1 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, खत्म, फिर उसके बाद फिर से मौसम साफ हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि यहां पर बिजली कड़कने की आवाज आती है, आपको कई बार बारिश देखने को मिलती है, हो सकता है कई बार बर्फ के गोले भी पड़ जाए, तो हेल्स भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कैसे ये वर्क करता है, तो इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली है क्यूमुलस स्टेज, दूसरी है आपकी मैच्योर स्टेज, तीसरी है आपकी डिसिपेटिंग स्टेज। अब पहली स्टेज में क्या होता है, जैसे ही आपका लैंड हीटअप होता है, एक लो प्रेशर डेवलप होता है। लो प्रेशर जैसे ही डेवलप होता है, आपकी एयर नीचे से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होनी स्टार्ट होती है। अब जब ये आपकी एयर नीचे से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो रही है, तो आप देखेंगे यहां पर तो एक तरह से हवा कम हो गई। अब क्या होगा, हाई प्रेशर से आपकी एयर इस तरफ मूव करने लगेगी। अब यहां इंटेंस कन्वेक्शनल करंट्स आपको ऊपर की तरफ बिल्ड होते हुए दिखेंगे, तो यहां पर आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ऐसे इस तरह से फॉर्म होने लग जाएंगे। अब मॉइस्ट हॉट एयर ऊपर की तरफ गई है, टावरिंग आपका ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन चुका है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, जिसकी वर्टिकल एक्सटेंट बहुत ज्यादा होती है। अब यहां पर आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन चुका है। अब सेकंड स्टेज आ जाती है आपकी मैच्योर स्टेज। यहां पर क्या होगा, अंदर ही अंदर अब आपकी जो एयर है वो मूव करने लगेगी। जैसे जो वार्म एयर है ऊपर की तरफ जाएगी, फिर आपको डाउन ड्रिफ्टिंग देखने को मिलेगी। डाउन ड्रिफ्टिंग के कारण जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आएगी, और जैसे ही नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आप मूवमेंट देखते हैं, इस विंड के बीच में आपस में फ्रिक्शन देखने को मिलते हैं, और इस फ्रिक्शन के कारण, इस रबिंग के कारण आपकी जनरेट होते हैं लाइटनिंग का फैक्टर। अब ये लाइटनिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट के पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, हवा नीचे की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ, उसी डायरेक्शन में आपकी बिजली कड़केगी। अब जैसे ही ये आपकी बिजली का काम हो गया, कड़क गई, बारिश बोरिश स्टार्ट हो चुकी है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, क्योंकि निम्बस आपके जो भी क्लाउड होते हैं उनके साथ हमेशा ये बात याद रखना कि वो रेन बेरिंग क्लाउड है, बारिश करके ही जाएंगे। अब जैसे ही इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ने बारिश की, इसके बाद क्या होगा, आपके जो क्लाउड्स हैं वो लाइक धीरे धीरे छटने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके लिए एक चीज याद रखना कि जो क्लाउड की हाइट है वो सब जीरो जो लेवल है, सब जीरो मतलब जो 0 डिग्री का लेवल है, उस लेवल तक वहां तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि आप ये तो जानते ही होंगे ना कि विद इंक्रीज इन हाइट देयर विल बी डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहां पर आपकी सब जीरो टेम्परेचर भी प्रिवेल करेगा, और इस टाइम पे आपको प्रेसिपिटेशन जो देखने को मिलती है वो काफी इंटेंस होती है, एकदम से बहुत सी बारिश आती है। धीरे धीरे बादल आपके छट जाएंगे, और बादल छटने के बाद यहां पर आपको खुला मौसम देखने को मिल जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट थंडरस्टॉर्म। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आइए अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। अब देखिए कन्वेंशनल टर्म्स जो है आपकी, जैसे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसके बारे में आपने एनसीईआरटीज वगैरह में बहुत सी नॉलेज गेन करी है। मेरा मकसद है यहाँ पर आपको उन चीजों को पढ़ाना जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये कहूँ कि भैया कमर्शियल एग्रीकल्चर वो होती है जहां पर आप कमर्शियल क्रॉप उगाते हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वो होती है जहां पर आप अपने गुजर बसर के लिए क्रॉप उगाते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वो होती है जहां पर आप साल में 1-2 क्रॉप, 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप उगाते हैं। तो ये चीजें आपको एनसीईआरटी में दे रखी हैं, आपने बहुत सी चीजें उसके बारे में पढ़ ली।
हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, बट उन एग्रीकल्चर फिनोमेना के बारे में बात करेंगे जो रिसेंट टाइम में न्यूज में रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी मतलब एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम देख रहे हैं अपने फूड सिक्योरिटी के लिए। तो लेट अस टॉक अबाउट मल्टी लेयर फार्मिंग। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप अलग अलग लेयर प्लांट्स की क्रिएट कर देंगे। जैसे यहां पर आपने गाजर उगा दी, अब इससे थोड़े हाइट वाला जो प्लांट है थोड़ी दूरी पे वो उगा दिया, फिर उससे लंबा प्लांट, उससे लंबा प्लांट, उससे लंबा प्लांट। अब इससे बेनिफिट क्या है, मान लीजिए आप सेम हाइट के 2-3 प्लांट उगाते हैं। अब जैसे आप इस प्लांट को देख रहे हैं, अब मान लीजिए सूरज कुछ इस एंगल से धूप लेके आता, तो यहां पर आप देखेंगे कि भैया ये जो पार्ट है इसके अंदर आप कुछ भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, बट यहां पर आप क्या कर रहे हैं, इस अकॉर्डिंगली जैसे सूरज की पोजीशन वगैरह सब कुछ देख के उस अकॉर्डिंगली आप प्लांट्स को उगा रहे हैं, जिससे आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें अपने लैंड का। और इस फार्मिंग को हम क्या कह सकते हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग, जहां पर आपको प्लांट्स की अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती है और इसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और जो हम कहते हैं कि हमें डबलिंग द फार्मर इनकम करनी है, उसके लिए एक प्रमुख ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं फ्रूट और वेजिटेबल का, साथ के साथ आप ऐसी क्रॉप्स को यूज कर सकते हैं इसमें जिनकी डिफरेंट हाइट हो और वो सेम टाइम पे आपकी मैच्योर होती हो, तो दैट इज देयर। तो इसे हम क्या कह देंगे, मल्टी लेयर फार्मिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज पर्माकल्चर। पर्माकल्चर 2 वर्ड से बना है, एक है परमानेंट और दूसरा एग्रीकल्चर। दिस इज इन टोटल नोन एज पर्माकल्चर। यहां पर आप लाइक एग्रीकल्चर लैंडस्केप के ऊपर वर्क करते हैं विदाउट यूजिंग केमिकल और मशीनरी। यहां पर आप किसी चीज का यूज नहीं करेंगे, ना किसी फर्टिलाइजर का, ना किसी लाइक आपकी मशीन्स वगैरह का। आप सिंपल यहां पर बीज बो के अपनी खेती बाड़ी करेंगे। पर्माकल्चर आपका प्रिंसिपल अप्लाई होता है उन एरिया में जहां पर आपकी फर्टाइल लैंड होती है और आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी लाइक प्रोडक्टिविटी को, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। जैसे आप देखते हैं ना कि विदाउट नो टिलिंग फार्मिंग भी देखने को मिलती है, तो कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। बट नो टिलिंग में आप केमिकल फिर भी यूज कर सकते हैं, पर्माकल्चर में आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक रहेंगे। तो आप पर्माकल्चर के बारे में ये याद रखना कि इसमें किसी भी तरह की आपकी केमिकल और मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा और फर्टाइल लैंड के ऊपर ही ये प्रैक्टिस हो सकती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। काफी समय से न्यूज में रहा है, इसके बारे में यूपीएससी ने शायद एक बार क्वेश्चन पूछा भी है 2017-18 में। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप बाहर से पैसा नहीं लगाएंगे। मान लीजिए आपके पास गाय भैंस है, तो वहां से मैन्योर डेवलप करके, कंपोस्ट डेवलप करके आप उसे यूज करेंगे, अपने खुद के सीड्स को यूज करेंगे। बाहर से इन्वेस्टमेंट कम कर रही है, आपको क्या करना है, इनपुट कॉस्ट 0 लेके आनी है। तो इसके लिए 3-4 चीजें आपको यहां पर लिखी गई है, जैसे बीज मित्र, यहां पर सीड की ट्रीटमेंट करके आप उसे यूज करते हैं। जीव मित्र, यहां पर आप पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करके ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है आपका मल्चिंग, यहां पर वाटर के कंजर्वेशन के लिए आप क्या करते हैं कि भैया जो खेत है उसके ऊपर लाइक पत्तों की एक चादर से बिछा देते हैं ताकि वाटर का जो इवेपोरेशन है वो कम से कम हो। क्योंकि अगर आपके जैसे पत्ते अगर किसी खेत के अंदर पड़े हुए हैं तो जो पोर्स होते हैं वाटर के वो एक्सपोज नहीं होंगे, और पोर्स एक्सपोज नहीं होंगे तो इवेपोरेशन आपकी कम रहेगी। फोर्थ है वापश, यहां पर हम सॉइल के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस मल्चिंग एंड ऑल। मल्चिंग से एक और बेनिफिट भी होता है, जब ये आपके जो लीव्स वगैरह हैं ये डीकंपोज होंगी तो इससे भी न्यूट्रिएंट की वैल्यू जो है आपकी सॉइल की वो इंक्रीज हो सकती है। साथ के साथ जो आपके फ्रेंडली जो पेस्ट वगैरह हैं जैसे अर्थवॉर्म वगैरह, उनको भी खाना मिलेगा, तो इस वजह से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इससे इंप्रूव हो सकती है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि आपने नेचुरल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना है। साथ के साथ यहाँ पर आप कोई बाहर का एक्सपेंसिव मशीन्स वगैरह या केमिकल्स वगैरह इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये आपकी इन टोटल क्या बन गई, जीरो बजट फार्मिंग। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, तो यहां पर आपको ये टैंक्स दिख रहे हैं, इस टैंक्स के अंदर आप मछलियों का पालन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आप मछलियों को फीड करेंगे, उनकी जो फीड लाइक उनका जो वाटर के अंदर डिस्चार्ज होगा उसे सेग्रीगेट करके आप मुर्गियों को खिला सकते हैं। उसके अलावा वहां से आप मुर्गियों का जो वेस्ट वगैरह निकलेगा उसे फिशेस को खिला सकते हैं या खेती बाड़ी में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की जब आप काफी सारी लाइक चीजों को आपस में लिंक करके मूव करते हैं, दैट इज बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। ऑल्दो इस बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में यह कहा जाता है कि हम फिशेस के जो वेस्ट है इसमें से जनरेट होता है अमोनिया नाइट्राइट, इसको कन्वर्ट करते हैं हम फीड के अंदर। ये जो फीड है ये किसको दी जाती है, मुर्गों को, मुर्गियों को।
जो पोल्ट्री में आपकी हेल्प कर सकती है, और इससे न्यूट्रिएंट साइकिल आपकी मेंटेन रहेगी, बिकॉज यहां पर आपका सेम वाटर ही आप बार बार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये पानी मान लीजिए गंदा हो गया, इसे मैं फिल्टर करूंगा, इस फिल्टर करके यहां पर जो भी आपका फूड वगैरह लाइक फीड वगैरह निकलेगा, जैसे आपका नाइट्रेट वगैरह, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करके फिर से वापस जो आपका पानी क्लीन हो चुका है उसको वापस फिश टैंक में डाल दूंगा, क्योंकि वाटर आपका सर्कुलेट होता रहेगा। तो एक तो वाटर की बचत, दूसरा आप साथ के साथ अपने जो डेयरी है, डेयरी प्रोडक्ट को आप ग्रो करवा सकते हैं, और उससे डेयरी प्रोडक्ट से जो वेस्ट जनरेट होगा या कुछ जनरेट होगा उसको आप फार्मिंग में भी यूज कर सकते हैं और फिशिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो इन टोटल एक साइक्लिक मूवमेंट है यहां पर आपके न्यूट्रिएंट्स की, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब इसकी वजह से फार्मर्स को बेनिफिट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, तो ये भी काफी न्यूज में रहती है, इसके बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोपोनिक। अब हाइड्रोपोनिक क्या है, यहां पर आप सॉइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाइड्रोपोनिक में आप क्या करते हैं कि विदाउट सॉइल आप वाटर के अंदर, मतलब जो आपके न्यूट्रिएंट वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो पानी के अंदर ही फुलफिल की जाएगी। विदाउट पानी आप किसको ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्योंकि लाइक आपके टमाटो वगैरह जो आपकी जो छोटी मोटी सब्जियां वगैरह है उसे तो अभी ग्रो कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, और ये शहरों में आपका काफी फेमस हो सकता है, या जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है और वो चाहते हैं कि अपनी क्रॉप्स को बेस्ट ग्रो कर सके, ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सके, बिकॉज इसमें जो आपकी सब्जियां या कुछ भी ग्रो होता है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, ये साइज है, एज कंपेयर टू नॉर्मल जो आपकी जो सॉइल वगैरह है उससे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में इन्वायरमेंट सेक्शन में भी पढ़ाया हुआ है, तो उसको भी एक बार देख लेना। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग में क्या होता है कि मान लीजिए एक दीवार है, इस दीवार के ऊपर मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं, तो यहां पर आपको कुछ इस तरह से स्लैब्स देखने को मिलेंगी, और इन स्लैब्स के ऊपर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि एक लिमिटेड एरिया में आप मल्टीपल मतलब लेयर्स को उगा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जो हम कहते हैं कि खेती बाड़ी के लिए जमीन की कमी होगी, तो उस समय ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो दैट इज वर्टिकल फार्मिंग। नाउ आज का आखिरी टॉपिक, दैट इज पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, क्योंकि ट्राइब्स के बारे में और इन ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में फ्रिक्वेंटली यूपीएससी पूछता रहता है। तो एक काम मैं आपको दे रहा हूं, आपको लास्ट 1-1.5 साल में जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन या ट्राइब्स के बारे में न्यूज में रहा है उसको आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। दूसरी चीज, जो भी आपकी पर्टिकुलर वनरेबल ग्रुप्स की कोई कम्युनिटी अगर न्यूज में रही हो तो आपको उसके बारे में भी लिखना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस। देखिए, ये आपको पता होगा कि ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया की लगभग 8% के आसपास रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें से भी आपकी कुछ पर्टिकुलर ऐसी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनको अभी भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह का बेनिफिट नहीं मिल पाया, बिकॉज ना तो इनके पास इतने रिसोर्सेज वगैरह थे और एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज इन तक पहुंच भी नहीं पाए। तो इन ग्रुप्स को अकॉर्डिंग टू देवबर कमीशन हमने 1973 में क्या नाम दे दिया, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ऑल्दो 1970 इसका पहले ओरिजिनल नाम था PTG, बाद में हमने लेटर ऑन 2006 में शायद इसका नाम चेंज किया है, एक बार देख लेना। हाँ, ये है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। 1973 से लेके तब तक का इसका ये नाम था, 75 से उसके बाद इसका नाम रख दिया गया था PVTG। अब यहां पर आपको एक और चीज याद रखें कि 1975 में एक्चुअल में हमने इसके अंडर 52 आपकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन कम्युनिटी है उसको रखा था, 52। बाद में हमने 2006 या 7 के आसपास इसमें 23 और ऐड करी, और अभी इन टोटल हमारी 75 ऐसी PVTG ग्रुप्स हैं। अब होता क्या है, अमूमन आप देखते हैं कि जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं या कुछ भी बेनिफिट्स हैं सोशल स्कीम्स वगैरह के, वो इस पॉपुलेशन तक तो नहीं पहुंच पाता, बट बाकी जो पॉपुलेशन है ट्राइबल पॉपुलेशन, वो उन्हें इजीली अवेल कर लेते हैं, जो सोसाइटी के साथ अभी अच्छे से मिंगल कर चुके हैं। बट यहां पर इनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए इन्हें अलग से सेग्रीगेट किया गया, और यहां पर इन टोटल इनके 75 आपके ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है कहां पर, उड़ीसा में। इनका रिलेटिवली काफी आइसोलेटेड रहे, इनके पास कोई राइटिंग पैटर्न वगैरह कुछ लिखित लिपि वगैरह नहीं है, और इनके पास ना इतनी कोई टेक्नोलॉजी है। तो इस वजह से यहाँ पर जो डेवलपमेंट के जो हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो हो नहीं पा रहा था। तो दैट्स व्हाई वी नीड अ स्पेशल लाइक अटेंशन टू देम। तो इस अटेंशन को प्रोवाइड करता है ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो।
अब इसके अलावा भी आपकी 2 वीडियो और आनी है ज्योग्राफी की, जिसके बारे में मैं आपको अभी से बता रहा हूं। देखिए, क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं इस वीडियो में डाल तो देता, बट उतना तवज्जो नहीं मिल पाता, उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती। तो इसकी वीडियो इस वीडियो से पहले ही मैंने आपकी रिलीज कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस तरफ दिख रहा होगा। साथ ही साथ एक और वीडियो है जिसमें मैंने मैपिंग सेक्शन को कवर किया है, जिसका लिंक आपको यहां नीचे दिख रहा होगा। तो इन दोनों वीडियो को आप इस वीडियो के साथ कंबाइन करके देखना। इन सभी वीडियो को अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो इससे आपकी ज्योग्राफी के जितने भी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।